नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएनजी लॉ एसोसिएट्स के सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम पर। एएनजी लॉ एसोसिएट्स ब्रेन चाइल्ड ऑफ एडवोकेट गौरव गौतम एंड अजीत कुमार सिंह, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, एम्ड एट क्रिएटिंग एन एम्पावर्ड सोसाइटी थ्रू लीगल अवेयरनेस। न्यायिक जागरूकता फैलाकर सशक्त समाज का निर्माण करना हमारा उद्देश्य है। आइए हम सब मिलकर इस लक्ष्य को पाएं। दोस्तों, हमने एक व्याख्यान माला शुरू की थी, संविधान की समझ सशक्त भारत की ओर, और इसी व्याख्यान माला में आज हम एक श्रृंखला की बात करेंगे जो संविधान के बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 एस्पेक्ट हम लेके आज चलेंगे। उनका एक इंट्रोडक्टरी फेज होगा, एक आपसी समझ डेवलप करेंगे कि ये तीनों इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी, संविधान में ये किस तरह से नीतिबद्ध हुए, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स को मैं कहूँ, दे आर द 3 ज्वेल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट टेक्स इनटू द इंटायरिटी इनटू द फिलोसॉफिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द मोर ऑफ द फिलोसॉफिकल एंड साउंडनेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और आज के नीति निर्देशक तत्व। आज इन 3 बिंदुओं की रूपरेखा हम इस वीडियो में तय करेंगे और फिर आगे की श्रृंखला में इनके हर एक इम्पॉर्टेंट पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट से। मौलिक अधिकार ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ये पॉलिटिकल फ्रीडम और पॉलिटिकल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन को इंश्योर करता है, विच इज़ गारंटीड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में डिस्कस हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35, आर्टिकल 12 से लेके 35 एंड पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटेल्स अबाउट द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। ये जो एस्पेक्ट है वो इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जैक्टली ये सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द पीपल ऑफ इंडिया है। और ये एग्जैक्टली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एस्पेक्ट जो है वो इंश्राइंड हुआ फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ उसे बिल ऑफ राइट्स भी बोला जाता है। तो फंडामेंटल राइट एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है। क्यों? क्योंकि ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री के द्वारा प्रोटेक्टेड, प्रोमोटेड है, और ये फाइनल इंटरप्रिटेशन इसका गार्जियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करता है आर्टिकल 32 के थ्रू, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का आर्टिकल भी बोला जाता है दोस्तों। तो आर्टिकल 12 से 35 तक ये फंडामेंटल राइट की बात होती है। और इस एस्पेक्ट में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब संविधान हमारा स्टार्टिंग हुआ और स्टार्ट टाइम में जो हमने फंडामेंटल राइट का एस्पेक्ट रखा था, उसमें 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट थे, जिसमें हम बात करते थे राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30, एंड देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। तो ये 7 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे शुरुआती दौर में, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो प्रॉपर्टी को लेके था वो हाईली डिबेटेड था। Starting from the constitution implementation to the current running of the government of the India, this right to property was one of the major obstacle in the in the work of executive of India, because right to property was creating too much of problem in order to imply the welfare state concept in the India. So ये right to property का जो टशल था 44th Constitutional Amendment Act 1970 से वो उसको क्लियर कर दिया गया। इस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट को ड्रॉप कर दिया गया, इसे एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के तहत। तो अब वर्तमान स्वरूप जो है फंडामेंटल राइट का वो ये है कि फंडामेंटल राइट बीइंग गवर्न्ड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, enshrined in part 3 from article 12 to 35, and there are 6 fundamental right। ये फंडामेंटल राइट की बात हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 4 में और आर्टिकल 36 टू
51 के बीच में गवर्न होता है। दिस DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी is just a direction to the state government of the day to in order to inculcate these principles into the functioning of the government। मतलब राज्य की जो सरकारें हैं इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हुए अपने शासन को चलाएंगी। एक तरह से यह कहा जाए तो ये जो वर्तमान सरकारें होंगी देश की व्यवस्था की, वो इनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि इन प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना है। जैसे जो हमारा DPSP है वो एक ब्रॉडर कनोटेशन है दोस्तों। ये स्पेशली एग्जैक्टली मोटिवेटेड था इरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से, और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट जो दिया गया था उस एस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस DPSP पे पड़ता है दोस्तों। तो DPSP और फंडामेंटल राइट दोनों मिल के फिलॉसफी ऑफ द गवर्नमेंट, द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट को कंस्टिट्यूट करते हैं दोस्तों। तो जो हमारा ये DPSP है मेजोरली 3 इम्पैक्टेड फिलॉसफीज का मिक्स ब्लेंड देखा जाता है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, सोशल लिबरल प्रिंसिपल्स एंड देन गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल के एग्जांपल में हम DPSP में आर्टिकल 40 देखते हैं जहां ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत की बात होती है दोस्तों। और जब हम बात करते हैं लिबरल प्रिंसिपल की यानी मीन्स कि हम लिबरल इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी की बात करते हैं DPSP में, तो हम आर्टिकल 44 की बात कर सकते हैं जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है दोस्तों। और जब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम आर्टिकल 39 की बात करते हैं जहां इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को इम्फेसाइज किया जाता है दोस्तों। तो आपने देखा कि DPSP पार्ट 4 में आर्टिकल 36 to 51 और मिक्स ब्लेंड ऑफ 3 फिलोसफीज, द सोशलिस्टिक फिलोसफी, द गांधीयन फिलोसफी एंड द इंटेलेक्चुअल लिबरल फिलोसफी। तो ये DPSP हो गया। ए मोर ओवर फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होता है और गवर्नमेंट ऑफ द डे होता है जिनको इनको फॉलो करना पड़ता है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज वाज नो वेयर एक्सप्रेस्ड, नो वेयर इंटेल्ड। और जब इंटरनल इमरजेंसी की बात आई तो राइट्स और ड्यूटीज़ के एस्पेक्ट में एक बड़ा ही चैलेंज आया। और देन द गवर्नमेंट ऑफ द डे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एस्पेक्ट भी क्लियर होना चाहिए, और इसी एस्पेक्ट में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी कंस्टिट्यूट की, और इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 1976 में आर्टिकल 51A जोड़ा गया जो फंडामेंटल ड्यूटी को इंश्राइन करता है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A दैट टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज बेस्ड अपॉन द सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशंस। और ये एस्पेक्ट इसलिए भी एम्फसाइज किया गया क्योंकि इंटरनल इमरजेंसी के दौरान ये फॉलोअप किया गया कि हमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोड होना ज़रूरी है, क्योंकि जनता जहाँ फंडामेंटल राइट्स को एम्फसाइज और एक्सरसाइज करती है वहीं उसके फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बैलेंस भी होना चाहिए। वर्तमान में मोदी सरकार ने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा इनग्रॉस किया और इसको एम्फसाइज किया। तो इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ये एस्पेक्ट क्लियर हुआ और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमने जोड़ा पार्ट 4A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और आर्टिकल 51A जिसके तहत 10 कोड्स थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ा गया। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से संविधान की समझ सशक्त भारत की ओर व्याख्यान माला सीरीज में 3 ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इंट्रोडक्टरी फेज को देखा। हमने समझा कि फंडामेंटल राइट का एस्पेक्ट कहाँ लाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ लाई करता है और फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ कहाँ लाई करता है। ये तीनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कनोटेशंस हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फिलॉसफी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको समझना आती है आवश्यक है दोस्तों। और आगे के वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा इन तीनों एस्पेक्ट के डिफरेंट प्राइमरी एस्पेक्ट को। लेकिन जो इसके बाद का वीडियो होगा उसमें मैं फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में जो टसल चला, जो डिबेट चला, अंत में क्या उसका सेटल प्रिंसिपल था उसकी जिक्र करूंगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो से अपने लक्ष्य को, हमारे जो लक्ष्य हैं उनकी तरफ बढ़ने की सशक्त कोशिश की होगी मैंने। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मिले और आपके समर्थन से एक सशक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य के साथ हम जो बढ़े हैं उसमें सफल होंगे। आप सभी से निवेदन है कि आइए मिलकर हमारी इस मुहिम में अपना मुहिम बनाइए और मिलकर एक नए भारत के निर्माण में ANG लॉ एसोसिएट्स को शक्ति दीजिए। जय हिंद, जय जवान, जय भारत दोस्तों।